हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज काफ़ी लेट हो गए हम। हाँ, रात के बज रहे हैं 11 और इस वक्त हम सेशन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। लेट होने के पीछे एक कारण था, ज़रूरी रीज़न था। एक इंटरव्यू के लिए बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से आपका सेशन नहीं हो पाया। चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या रहा आज का अपडेट। पाक अफगान खुला युद्ध क्या हुआ है। पाकिस्तान ने काबुल समेत 3 प्रांतों पर बमबारी की है अफ़गानिस्तान के। यानी पाकिस्तान ने अफ़गान क्षेत्र में बमबारी की है, हवाई हमला किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान है कि यह ओपन वॉर है, ये खुला युद्ध है। कारण की बात करें तो तालिबान पर पाकिस्तान में आतंकी हमलों को शह देने का आरोप लगाता है पाकिस्तान। इसी क्रम में यह हमला किया गया है। भारत पर प्रभाव की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान में भारत के रणनीतिक हित और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों को खतरा है। भारत हमेशा एक संप्रभु स्थिर अफ़गानिस्तान का पक्षधर रहा है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के काबुल में जो 2 अन्य प्रांतों पर बमबारी की है, हमने आपको बताया कि इसे खुला युद्ध की संज्ञा दी है। इस तरह से भारत और अफ़गानिस्तान के संबंध भी इस वॉर से प्रभावित होने वाले हैं। आवाज़ थोड़ा कम है। आवाज़ थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि जहाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बगल में एक और कुछ चीज़ें चल रही हैं ऐसी, जिसलिए हम थोड़ा तेज़ नहीं बोल सकते हैं। तो आज आपको मैनेज कर लेना चाहिए। दूसरा टॉपिक है हमारा भारत ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर सहयोग। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF की एक रिपोर्ट कहती है कि हिंद महासागर क्षेत्र IOR इंडियन ओशन रीजन में अवैध मछली पकड़ने और समुद्री सुरक्षा के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने रणनीतिक गठबंधन को और अधिक संस्थागत बनाने पर सहमति जताई है। यह गठबंधन चीन के बढ़ते समुद्री प्रभाव को संतुलित करने के लिए क्वाड देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने आने वाला है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर सहयोग की चर्चा हमने कर ली। आगे हम आते हैं। थोड़ा सेशन को हम फास्ट रख रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और बस मोटी मोटी आज की जो खबरें हैं उन तक आप पहुंच सकें। प्रहार भारत की पहली सार्वजनिक आतंकवाद रोधी रणनीति। गृह मंत्रालय ने प्रहार नामक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी रणनीति दस्तावेज जारी किया है। यह 7 पिलर्स पर आधारित है। 7 स्तंभ हैं इसमें, जिसमें इंटेलिजेंस, त्वरित प्रतिक्रिया, मानवाधिकारों का सम्मान, डी रेडिकलाइजेशन और सुरक्षा प्लस विकास का समन्वय शामिल किया गया है। ये जो पहल है यह रणनीतिक धार्मिक प्रोफाइलिंग को खारिज करती है और सुरक्षा के साथ विकास को जोड़ने का संदेश देती है। यानी कि ये आम लोगों को, या आप ये कहिए कि समस्या प्रभावित क्षेत्र में लोगों का सहयोग प्राप्त करेगी कि हम आपके क्षेत्र को डेवलप करेंगे, इसके बदले में आप डी रेडिकलाइजेशन जैसी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, हम मानवाधिकारों का सम्मान करेंगे, त्वरित प्रतिक्रिया देंगे, हमारी इंटेलिजेंस मजबूत होगी आपके सहयोग से। तो कुल मिलाकर विकास को मुख्य मुद्दा बनाया गया है। इसमें एक जो टॉप पॉइंट नोट किया गया है, यह रणनीतिक धार्मिक प्रोफाइलिंग को खारिज करती है और सुरक्षा के साथ विकास को जोड़ने का संकेत देती है। धार्मिक प्रोफाइलिंग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार, सुरक्षा के साथ विकास का संतुलन स्थापित करने की बात की गई है। बजट 2026-27 पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा, जिसमें लगभग 3000 करोड़ NIC-DIT को आवंटन हुआ है एक पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे के लिए। 2026-27 के बजट वर्ष में ऐसा किया गया है ताकि NIC-DIT को सक्रिय किया जा सके और तेज किया जा सके। हमने बात की आपसे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की ओर घसीटने का प्रयास कर रही है सरकार। 9 वर्षों में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है उत्तर प्रदेश। विधानसभा अध्यक्ष निवेश के लिए सबसे सुरक्षित राज्य, ऐसा विधानसभा अध्यक्ष का कहना है उत्तर प्रदेश के। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम MSME निर्यात को वैश्विक पहचान दे रहा है, जिसका सम्मिलित परिणाम ये हो रहा है कि भारत तेजी से $1 ट्रिलियन की ओर अग्रसर है। GDP की नई श्रृंखला आधार वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023, पुराना आधार वर्ष 2011-12 था। परंपरागत गणना और पुरानी उपभोग संरचना के आधार पर इसको हम आगे बढ़ाते थे, जबकि जो हमारा नया आधार वर्ष है वो 2022-23 होने वाला है। तो अगर तुमको एक दिवसीय परीक्षाएं देनी है तो तुमको ये बात ध्यान रखनी है कि नया आधार वर्ष जो हमारा है वो 2022-23 हो रहा है। डबल डिफ्लेक्शन व डिजिटल गतिविधियों का समावेश होने वाला है। महत्वपूर्ण क्या है, डबल डिफ्लेक्शन तकनीक अपनाई गई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का सटीक आकलन करने का उद्देश्य है आधुनिक उपभोग पैटर्न का
सही प्रतिबिंब दिखाती है। यानी जो नया आधार वर्ष है ये हमारे उपभोग पैटर्न को सही तरह से प्रतिबिंबित कर सकती है। जब 2011-12 में हमारे पास उतना पैसा नहीं हुआ करता था, हमारी बहुत सारी आबादी जो गाँव में रहा करती थी, अब बहुत सारे लोग रूरल एरिया, माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे लोग अर्बन एरिया में आकर रहने लगे हैं, जिसकी वजह से उनका उपभोग पैटर्न बदला है। इन सबको जोड़कर हम एक नई आधार वर्ष तैयार करते हैं। ठीक है, इसमें डबल डिफ्लेशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा, ताकि हम डबल डिफ्लेशन के बारे में एक अलग से वीडियो आपको बनाकर दे देंगे। अंतरिक्ष की ठंडक से बिजली, यूसी डेविस स्टार्लिंग इंजन पृथ्वी की गर्मी और अंतरिक्ष की ठंड के तापांतर से बिजली उत्पन्न करने का एक तकनीक है। रात में बिना ईंधन ग्रीन हाउस और इमारतों का वेंटिलेशन के लिए कार्य किया जा सकता है, यानी एसी के प्रयोग को न्यूनतम किया जा सकता है। इस तरीके से महत्व आपको पता है, शून्य उत्सर्जन की ओर आगे बढ़ेगा। जो यूसी डेविस के इंजीनियरों ने एक ऐसा स्टर्लिंग इंजन विकसित किया है, स्टर्लिंग इंजन ध्यान रखिएगा, जो रात के समय पृथ्वी की गर्मी और बाहरी अंतरिक्ष की अत्यधिक ठंड के बीच तापमान के अंतर का उपयोग करके बिजली पैदा करता है। ये तकनीक बिना किसी ईंधन के चलेगी, आपको हम बताई थी। आगे हम बढ़ते हैं, हिम कनेक्ट हिमालय की रक्षा में आई। पर्यावरण मंत्रालय ने हिमालयी क्षेत्र में जलवायु लचीलापन और टिकाऊ नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हिम कनेक्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसमें एआई आधारित लैंडस्लाइड भविष्यवाणी प्रणालियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, हम इसमें एआई का उपयोग करके हिमालय की सुरक्षा तंत्र को मजबूत करेंगे। रंगभरी एकादशी, काशी में होली का आगाज। वाराणसी में आज रंगभरी एकादशी मनाई जा रही है। यह दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार काशी आए थे। इसी के साथ बनारस में होली के उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाती है। केवल बनारस में नहीं विपिन, अगर आप उत्तर भारत के काशी के आसपास के जिलों इलाहाबाद को भी देखेंगे तो वहाँ भी ये औपचारिक शुरुआत आज देखने को मिल जाती है। विभिन्न मंदिरों में, विभिन्न शिवालयों में आप ये रंग भरी एकादशी को देख सकते हैं। ताज महोत्सव, विकसित भारत का सांस्कृतिक उत्सव। आगरा में चल रहे 10 दिवसीय ताज महोत्सव का आज समापन हो रहा है। इस वर्ष की थीम भारतीय शिल्प कौशल और विकसित भारत के सांस्कृतिक गौरव पर केंद्रित रही है। इसके साथ आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। कल आपसे प्रॉपर हम इंट्रोड्यूस होंगे नए सेशन के साथ। चलिए, थैंक यू।